हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे और कॉमर्स की इस जर्नी को एंजॉय तो कर रहे हो ना। तो बच्चों, आज का जो ये वीडियो है, यहाँ हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 12 बीएससी का चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो बच्चों जो पहला चैप्टर था वो ऑलरेडी हमने फिनिश कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके एक बार देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, तो बच्चों मैनेजमेंट जो है ना वो हमारे डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं रिलेटेड होता ही है। कैसे? मान लो अगर आपको इस बार क्लास 12 बोर्ड देना है, ठीक है, तो सिर्फ बुक खोल के पढ़ने से तो नहीं होगा ना। आपको क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट स्किल भी सीखने होंगे, जैसे टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, सिलेबस सेट करना पड़ेगा, प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो हमारे लाइफ में मैनेजमेंट कहीं ना कहीं काम आता ही है। तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, एक सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे उसके जो प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को बेडरॉक बताया गया है। क्या बताया गया है? बेडरॉक बताया गया है। ठीक है, फॉर एवरी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। ये मैटर नहीं करता कि आपका जो बिजनेस है वो किस साइज का है, वो स्मॉल लोकल बिजनेस भी हो सकता है, बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल्स है ना, हम जो ये प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें वो आज किसी ने नहीं लिखा है ना, एक दो दिन पहले किसी ने नहीं बनाया। उनको बनाने के लिए, उनको मॉडिफाई करने के लिए सालों साल लगे। बहुत सारे मिस्टेक्स हम इंसानों ने बहुत सारे मिस्टेक किए, बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, फिर जाके ये जो प्रिंसिपल्स है उनको फॉर्म किया गया, उनको बनाया गया। ठीक है, अगर हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो दो लोग जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक है हेनरी फयोल और एक है एफ.डब्ल्यू. टेलर। इन दोनों को फादर ऑफ मैनेजमेंट बताया गया है क्योंकि इन्होंने जो है अपने एक्सपर्टीज को यूज करके ऐसे कुछ हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं जिनका रिलेवेंस, जिनका यूज आज के टाइम पे भी है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या होते हैं मैनेजमेंट में, हम पहले उसको समझते हैं। ठीक है, देखो प्रिंसिपल्स का मतलब है गाइडलाइन। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बताएगा कि आपको ये पर्टिकुलर जो चीज है इसको ऐसे करना है, मतलब आपको गाइड करेगा, लेकिन आपको डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा कि आपको यही करना है। तो इसी से हमें पता चलता है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन आप उसको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो। लेकिन ये जो रूल्स होते हैं ना, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत ही जरूरी है। मतलब पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, जो बेसिक्स है वो हमेशा सेम ही रहेंगी। थोड़ा बहुत इधर उधर हम क्या कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करने के लिए एक स्किलफुल मैनेजर होना बहुत ही जरूरी है, जो अपना एक्सपर्टीज क्या करेगा, बिजनेस के लिए यूज करेगा और बिजनेस को एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। ठीक है, अभी हम समझते हैं जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है उनकी कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रॉड गाइडलाइंस। ब्रॉड गाइडलाइंस क्यों बताया गया है? ठीक है, तो ये जो हमारे प्रिंसिपल है ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है कि हमें क्या करते हैं, हमारे जो मैनेजर्स है उनको गाइड करते हैं कि आप देखो आपका एनवायरनमेंट क्या है, आपका सिचुएशन क्या है। ठीक है, आपको किस चीज की नीड है उसके ऊपर डिपेंड करके आप कैसे डिसीजंस लोगे, उसमें आपको क्या करते हैं ये प्रिंसिपल गाइड करते हैं। लेकिन आपको डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको यही इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, एज सच कोई भी रूल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिराइव फ्रॉम प्रैक्टिस। डिराइव फ्रॉम प्रैक्टिस मतलब रियल वर्ल्ड में जितने भी कुछ, मतलब कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो मतलब इंसिडेंट होते ही रहते हैं। तो
जो रियल लाइफ के इंसिडेंट्स होंगे उन्हीं इंसिडेंट में से क्या करते हैं हम ऑब्जर्व करके ये जो प्रिंसिपल्स है उनको बनाया गया है। बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स हुए, इंसानों ने अपनी गलतियों से सीखा, फिर जाके जो हमारे एक्सपीरियंस लीडर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसे हमारे पास पर्टिकुलर गाइडलाइंस होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड। देखो प्रिंसिपल जो है मैंने ऑलरेडी बताया, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी नीड्स होंगे उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम पत्थर पे लिखा हुआ है कि अभी हमको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो कोई आके मारेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, हम अपने हिसाब से उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर? आफ्टर दैट कम्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है, मैटर नहीं करता आपकी बिजनेस का टाइप क्या है, कुछ भी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, गवर्नमेंट मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एनजीओ हो सकता है, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेज, कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह पे ये जो हमारे प्रिंसिपल्स है ये एप्लीकेबल होने चाहिए। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल्स के कोर कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी इन्हें हम प्रिंसिपल्स क्यों बोलते हैं, रूल्स क्यों नहीं बोलते? ठीक है, देखो जो हमारे साइंटिफिक लॉज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, अगर मोशन के अगर हम लॉज को लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि 100 साल पहले वो कुछ और था, आज हम उसको कुछ और थोड़ा मॉडिफाई करके यूज करें। आज मेरा मन क्या कि ग्रेविटी को मैं थोड़ा ऐसे चेंज कर देता हूँ, मैं उसके वैल्यूज को चेंज कर देता हूँ, तो ये नहीं होगा, है ना। जो पहले से सेट किया गया है वो वैसे का वैसा ही लेगा। जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, क्या मेरी मर्जी से मैं आज उसको चेंज कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई प्रूफ है ना तो कोई एविडेंस है कि ये मैं ऐसे चेंज कर सकती हूँ। तो जो बताया गया है हमें वही फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जो प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, ये बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है। ठीक है, और ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है? अनप्रेडिक्टेबल होता है। मेरे जो स्वभाव है वो किसी और के साथ मैच नहीं होंगे, हम अनप्रेडिक्टेबल है, कब किसका क्या मूड करेगा किसी को पता नहीं। तो इन सब से जो है, इन सब को मिला के मैनेज करने के लिए कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हमें बनाने पड़ेंगे जो रिजिड ना हो, फ्लेक्सिबल हो, हर एक इंसान के साथ वो सुइटेबल हो। हमें इसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको क्या बनाता है? आर्ट एंड अ साइंस बनाता है। आर्ट मतलब आप कैसे अप्लाई करोगे, साइंस मतलब रूल्स तो है पर फिक्स नहीं है। ठीक है, तो यही होता है हमारा जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। हम इसको अगर बताएं इन शॉर्ट में, अगर समझना है तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को एक हम कंपास के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन एक मैप नहीं है। तो मैनेजमेंट क्या नहीं है? एक मैप नहीं है। देखो मैप क्या होता है, उधर हमें जहां भी जाना होगा हर एक लोकेशन डिटेल में दिया हुआ होगा, कोऑर्डिनेशन होंगे, सब कुछ होगा, करेक्ट। तो उसको हम डायरेक्टली फॉलो करेंगे, एकदम आंख बंद के फॉलो करके, है ना। लेकिन जो कॉम्पास होता है वो क्या होता है? कॉम्पास के पास कुछ भी ऐसा डायरेक्ट रास्ता नहीं दिखाएगा कॉम्पास तुम्हें, है ना, एक रोड मैप नहीं होगा। लेकिन कॉम्पास क्या दिखाएगा? बस डायरेक्शन दिखाएगा। मैप क्या दिखाएगी? डायरेक्ट रोड दिखाएगी। तो वही डिफरेंस है प्रिंसिपल्स और रूल्स में। प्रिंसिपल आपको डायरेक्ट करेगी लेकिन आपको डायरेक्ट रास्ता नहीं दिखाएगी, रोड नहीं दिखाएगी। गेटिंग द पॉइंट? ओके, अभी हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के सिग्निफिकेंस के बारे में कि रियल लाइफ में हमें जो ये प्रिंसिपल्स है ये कहाँ काम आएंगे, हमें क्यों चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट इज रियल वर्ल्ड इंसाइट्स। तो रियल वर्ल्ड इंसाइट का मतलब, जो ये प्रिंसिपल्स है ना बच्चों, ये क्या करते हैं, जो मैनेजर है उनको एक रियलिटी मतलब चेक दे देती है कि अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका रियलिटी क्या है, इसको जानने में मैनेजर्स को हेल्प करती है। अगर मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ पता होगा तभी जाके वो क्या कर पाएगा, एक प्रॉपर डिसीजन ले पाएगा। जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया, कुछ भी चैलेंजेस आ गया, तब वो क्या कर सकता है, रादर देन डूइंग गेस वर्क, वो क्या कर सकता है, विथ कॉन्फिडेंस डिसीजन ले सकता है, प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन निकाल सकता है। ठीक है,
तभी जाके वो क्या भी समझेगा, जो बिजनेस के अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वो उसको अच्छे से समझ जाएगा। और ये समझने के लिए कौन हेल्प करेगा, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन। देखो बच्चों, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास चाहे जितना भी बड़ा हो, जो रिसोर्सेज होते हैं ना वो मतलब बहुत ही लिमिटेड होते हैं। ठीक है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, हमारे जो एम्प्लॉयज है, हमारे पास जितना पैसा है, मनी, मटेरियल्स, टाइम, कुछ भी। ठीक है, तो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ये मैनेजर्स को गाइड करते, क्या करने में, ये गाइड करेंगे ताकि मैनेजर्स क्या करिए, जो रिसोर्सेज है बहुत ही एफिशिएंट एंड इफेक्टिवली यूज करें, ताकि जो वेस्ट है वो कम से कम हो और जो आउटपुट है वो ज्यादा से ज्यादा हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट इज साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। देखो, प्रिंसिपल जो है हमेशा वो क्या प्रमोट करते हैं, लॉजिक प्रमोट करते हैं ना, फैक्ट बेस्ड प्रमोट करते हैं, सिस्टमेटिक थिंकिंग प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो मतलब एक मैनेजर को अगर आज कोई भी ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे क्या करने, बहुत ही मेजर डिसीजंस लेने, तो प्रिंसिपल उसको गाइड करेगा कि रादर देन बीइंग इमोशनल आप क्या हो जाए, प्रैक्टिकल हो जाए और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के हित में जाके क्या करे, डिसीजन ले ले। तो साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग में प्रिंसिपल बहुत ज्यादा काम आता है। ये आपको क्या दिखाएगा, लॉजिक्स दिखाएंगे, फैक्ट दिखाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी दिखाएंगे। नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो, जैसे हमने पहले भी बात किया है, एक जो बिजनेस है वो सोसाइटी का हिस्सा है। आप बिजनेस को सोसाइटी से आइसोलेट करके नहीं चला पाओगे, आप सोसाइटी के अंदर ही आपको रहना पड़ेगा और उधर ही आपको चलाना पड़ेगा। तो बिजनेस जो है उसका एनवायरनमेंट की तरफ भी, सोसाइटी की तरफ भी कुछ ना कुछ तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा ही, है ना। और ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है इसको बैलेंस करना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर की है। तो मैनेजर क्या करेगा, सिर्फ प्रॉफिट की तरफ ही नहीं भागेगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अपने जो एम्प्लॉयज है, कस्टमर्स है, कम्युनिटी है, एनवायरनमेंट है, इनके तरफ भी थोड़ा बहुत वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के सिग्निफिकेंस। मतलब ये हमें बताता है कि हमें कैसे प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करना है, यूज करना है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेना है। नेक्स्ट इज हेनरी फायल। हम अभी हेनरी फायल के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें क्या कहा जाता है, द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने मैनेजमेंट में जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो मतलब आप कभी भूल नहीं पाओगे, आप उसको छोड़ नहीं पाओगे। इनके कंट्रीब्यूशन के बिना आज के टाइम पे जो मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, मॉडर्न मैनेजमेंट के जो फॉर्मेट्स है वो बन ही नहीं पाते। ठीक है तो हेनरी फायल का जन्म हुआ था 1841 में और देहांत हुआ था 1925 में। वो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। ठीक है, ये सब एमसीक्यू के लिए तुम लोग याद कर सकते हो, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। तो ये जो थे हेनरी फायल, ये क्या हो गए थे, जब ये इंजीनियरिंग कंप्लीट उन्होंने कर लिया था, फिर वो क्या बन चुके थे, एक बहुत ही बड़े माइनिंग कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन गए थे। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे थ्योरीज थे उनके टाइम पे जो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा मतलब ये सब जो तब इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम, रिवोल्यूशन का टाइम चल रहा था, तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स थे उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स थे जो ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, और मतलब जो थ्योरीज थे ऑलरेडी वो लोग क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, तो फायल ने क्या किया, देखो, फायल डेवलप हिज आइडियाज नॉट इन अ लेबोरेटरी but through decades of hands-on leadership experiences at the highest levels of management। तो मैनेजमेंट के जो ये प्रिंसिपल्स है जिसके टुवर्ड्स फायल का कंट्रीब्यूशन हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो ये जो प्रिंसिपल्स है, फायल ने ये नहीं किया था कि कहीं पे लेबोरेटरी पे बैठ के उनके ऊपर रिसर्च किया फिर बनाया, नहीं, उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को डेवलप किया अपनी नॉलेज के ऊपर काम करके। उनका जो ओवर द ईयर एक्सपीरियंस था मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर, उनका यूज करके इन्होंने क्या किया था, ये जो प्रिंसिपल्स है इनको डेवलप किया था। ठीक है, फायल ऑब्जर्व दैट मैनेजमेंट वाज अ डिस्टिंक्ट स्किल दैट कुड बी टॉट एंड लर्न। तो फायल ने ऑब्जर्व किया था, जरूरी नहीं है एक इंसान के पास मतलब बाय बर्थ ही ये जो टैलेंट है मैनेजमेंट का वो आ जाए। ठीक है, ये जरूरी नहीं है।
तो फायोल ने ये ऑब्जर्व किया कि एक इंसान को हम मैनेजमेंट जो स्किल है वो सिखा सकते हैं और इंसान सीख भी सकता है, ठीक है। He broke down the management function into 5 core activities. उन्होंने क्या किया था, मैनेजमेंट फंक्शन को 5 कोर एक्टिविटीज में डिवाइड कर लिया था, जिनके बारे में ऑलरेडी हमने बहुत बार सुना है और आपके 12 के बुक में ये तो एक एक पूरा चैप्टर ही दिया गया हुआ है ना। फर्स्ट इज प्लानिंग, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। तो इसको आज भी हम क्या करते हैं, एज ए फ्रेमवर्क अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज करते हैं, करेक्ट। His magnum opus Administration Industrial Act General introduced 14 principles of management designed to improve organizational structure, clarity of authority and overall efficiency. तो उनका जो ये बुक है, इस बुक के अंदर उन्होंने कितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो क्या करते हैं, हमारे जो डिसीजन मेकिंग है, अथॉरिटी है, ओवरऑल बिजनेस का जो है एफिशिएंसी वो इम्प्रूव करने में हमें हेल्प करती है, ठीक है। दिस प्रिंसिपल रिमेन फाउंडेशनल टू मैनेजमेंट एजुकेशन वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इन योर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज करिकुलम। तो इन्हें आज भी रिलेवेंट माना गया है, वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी चले जाओ, इनके ऊपर आज भी स्टडीज होती है, इनके जो प्रिंसिपल्स है आज भी मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम में रिलेवेंट है। आपके क्लास 12 के करिकुलम में भी हमें इसको अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए तो एक एक पूरा चैप्टर बताया गया है इसके ऊपर, है ना। अभी हम समझते हैं ये जो 14 प्रिंसिपल्स थे ये क्या क्या है। मैंने यहाँ पे आप पार्ट में डिवाइड कर लिया है, अभी हम पार्ट 1 सीखेंगे, ठीक है, उसके बाद आएगा पार्ट 2, क्लियर। फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क। देखो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, देखो जब हमारे पास ज़्यादा स्किल एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है, हर एक एम्प्लॉय के पास अपना अपना एक स्पेशलाइजेशन होगा, है कि नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, एक वर्कर, एक जो उसका एक्सपर्टीज है, जिस एरिया में वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, उसको हमें उसी फील्ड पे काम पे लगाना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे मतलब जो वर्कर्स है उनका जो स्किल है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज हो पाता है, ठीक है। Specialization increases output by making employees more skilled and efficient at specific task, ठीक है। ये क्या करता है बच्चों, किसी भी एम्प्लॉई का जो स्किल है, ठीक है, वो क्या करता है, वो डेवलप करता है, स्पेशलाइजेशन उसका डेवलप करता है। When workers focus on one area, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको एक टॉपिक के अगर फोकस करना है तो आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाओगे। मान लो आप शाम को पढ़ने को बैठे, है ना, तो मान लो पूरा 6 का 6 सब्जेक्ट का आपने बुक खोल लिया आगे, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे ना, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, फोकस नहीं आ पाएगा, है ना। लेकिन इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, अगर आप एक बुक खोल के बैठो और उसी बुक के ऊपर अगर आप ध्यान से उसी सब्जेक्ट को पूरे शाम के लिए अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ो, तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, आपके जो सिलेबस है वो भी थोड़ा बहुत कवर हो जाएंगे। तो सिमिलरली इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो वर्क को डिवाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो इंसान जिस फील्ड में एक्सपर्ट है बस उसको उसी में डालो, तभी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो इंसान प्रोडक्टिव बन पाएगा, ठीक है। ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ऑथोरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। ऑथोरिटी जो है वो क्या करेगा, आपको आके ऑर्डर देके चला जाएगा, और आपका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि आप वो जो ऑर्डर है उसको फॉलो करो, है ना, आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो फायोल क्या करता है, देखो फायोल ने क्या इंसिस्ट किया है कि दीज मस्ट बी परफेक्टली बैलेंस्ड। परफेक्टली बैलेंस का मतलब मैनेजर अगर आके बार बार बस ऑर्डर देते जा रहा है, तो एक पॉइंट पे आके जो एम्प्लॉय है वो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना, फिर वो भी बोलेगा नहीं करना मुझे, जाओ जो करना है कर लो। फिर इसमें नुकसान किसका है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का है। तो एज ए मैनेजर आपको ऐसे कुछ लूप होल ढूंढने होंगे ताकि ये जो अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों क्या हो जाए, दोनों बैलेंस हो जाए, ठीक है।
A manager with authority but no responsibility become reckless. One with responsibility but no authority become powerless. अगर आपके पास एज ए मैनेजर अथॉरिटी है लेकिन आप रेस्पॉन्सिबल ही नहीं हो, किसी के लिए आप सोच ही नहीं रहे हो, तो आप क्या बन जाओगे? रेकलेस बन जाओगे। आपको बस खुद के प्रॉफिट से मतलब है, दूसरों के बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो। लेकिन अगर आप सिर्फ रेस्पॉन्सिबल हो लेकिन ऑथोरेटिव नहीं हो तो तब भी क्या हो जाएगा? आप बहुत ही ज्यादा वीक बन जाओगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि आप पावरलेस बन जाओगे। क्यों? देखो, आप सबसे अच्छे से मिलजुल के तो हो लेकिन आप किसी को डायरेक्टली ऑर्डर नहीं कर पा रहे हो, इतना ज्यादा स्वीट हो, तो क्या एम्प्लॉइज आपको रेस्पेक्ट करेंगे? आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए क्या वो फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे। वो क्या फिर क्या बोलेंगे? ये सर तो कुछ नहीं बोलते, कल कर लेंगे। तो ये भी नहीं होना चाहिए। दोनों जो टर्म्स है ये दोनों क्या होना चाहिए? परफेक्टली बैलेंस होना जरूरी है। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है ओबीडियंस होना, रूल्स को रेस्पेक्ट करना, है ना, ऑर्गेनाइजेशनल जो भी नॉर्म्स है उनको फॉलो करना। तो इसके लिए क्या होता है, जो मैनेजमेंट है और वर्कर्स है उनके बीच में एक फेयर एग्रीमेंट होना बहुत ही जरूरी है, जो क्या बताएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे क्या क्या रूल्स है जो फॉलो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो डिसिप्लिन इज अनदर पॉइंट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना ही होना है। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब जो हर एक हमारे बिजनेस के अंदर एम्प्लॉइज है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, जो उनके ऊपर जो उनके लीडर्स होते हैं, टीम लीडर्स होते हैं, सुपेरियर्स होते हैं, ठीक है, उनसे क्या मिलते हैं? उनको ऑर्डर्स मिलते हैं, है कि नहीं? ऑर्डर रिसीव होते हैं। डुअल कमांड क्रिएट्स कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट एंड डाइल्यूटेड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि एज ए हायर अथॉरिटी अगर मैनेजर ने आके अपने एम्प्लॉय को कुछ ऐसे गाइडलाइन दिए, कुछ इंस्ट्रक्ट किया है, तो मैनेजर के ऊपर जो हायर अथॉरिटी बैठा हुआ है, तो अगर वो फिर से आके कुछ और बोल देगा तो वो क्या हो जाएगा? फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो जाएगा, है ना। तो ये ना हो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो कमांड है उसका यूनिटी बरकरार रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। मतलब दो अगर मैनेजर है, एक कुछ और बोल रहा है, एक को कुछ और बोल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और कोऑर्डिनेटिंग वाइज ही क्या होना चाहिए? जो भी ऑर्डर आ रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहा है, वो एक दूसरे को पता होना चाहिए। ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब जो हर एक ग्रुप होते हैं ना, ठीक है, उनका जो है जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? हमेशा सेम होना चाहिए, और एक प्लान होना चाहिए बस, और एक हेड होना चाहिए। क्योंकि अगर 5 जन का एक ग्रुप है, उसके ऊपर हमने 2-2 हेड लगा के रखा है, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ही, क्योंकि एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, दूसरे का अलग होगा। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है ये इंश्योर करता है कि एक पर्टिकुलर काम का डुप्लीकेशन ना हो। मतलब मान लो हायर अथॉरिटी ने हमको ऑर्डर किया, आपको ये पर्टिकुलर टास्क इतने दिनों में फिनिश करना है, तो हमारे बीच में अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो मान लो एक ग्रुप वो काम कर रहा है, उसी टॉपिक के ऊपर काम कर रहा है, और दूसरा ग्रुप भी वही काम के ऊपर कर रहा है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? टाइम वेस्ट होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगी। तो इससे कंपनी को ही, हमारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वही नुकसान, उसको ही नुकसान में होगा, है ना। तो इसीलिए डायरेक्शन भी यूनाइटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हर एक ग्रुप के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड करके ही डिसाइड किया गया हो। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे बाकी के और 5 यहाँ पे प्रिंसिपल्स। ठीक है। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब the interest of the organization must always take precedence over the interest of any individual of group। जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव है, गोल है, वो हमेशा एक पर्टिकुलर इंसान के इंटरेस्ट से हमेशा ऊपर ही रहेगा। ठीक है। मैनेजर्स मस्ट सेट एन एग्जाम्पल थ्रू integrity and fair treatment to ensure this principle is respected। तो ये मैनेजर का काम होता है कि वो ऐसे कुछ एग्जाम्पल सेट करे ताकि इंटीग्रेटेड होके भी, फेयर ट्रीटमेंट होके भी हम क्या करें? एक साथ एक डायरेक्शन में काम करें। देखो, हर किसी का जो है पर्सनल इंटरेस्ट अलग अलग ही होगा, लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आके अगर हम सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ ही काम करते रहेंगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को तो बेनिफिट नहीं होगा ना।
तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम एक साथ एक गोल के टुवर्ड्स काम करेंगे, तो बस ये वही है। नेक्स्ट इज रिनोमरेशन। ठीक है, रिनोमरेशन क्या है? देखो, रिमोनरेशन जो होता है कि एम्प्लॉयज को एक फेयर और इक्विटेबल कंपनसेशन मिले उनके काम के हिसाब से। अगर एक एम्प्लॉय 10-12 घंटे काम कर रहा है बिजनेस के अंदर और उसको उस हिसाब से फेयर सैलरी नहीं मिल रहा है, रिमोनरेशन नहीं मिल रहा है, तो वो क्या नहीं होगा, फिर फाइनेंशियली एग्जॉस्ट हो जाएगा, मेंटली डिप्रेस हो जाएगा। फिर क्या वो अपना 100% प्रोडक्टिविटी अपने ऑर्गेनाइजेशन की टुवर्ड्स दिखा पाएगा? नहीं। इसीलिए फेयर रिमोनरेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये जो प्रिंसिपल है ये क्या बताता है? दैट द डिग्री ऑफ ऑथोरिटी कंसेंट्रेशन इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑथोरिटी का जो कंसेंट्रेशन है कि किसके पास कितना होगा, ये वही बताता है। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है टॉप मैनेजमेंट, जिसके पास क्या रहता है? हमेशा डिसीजन मेकिंग पावर रहता है। हमने ये सीखा था ना कि जो हमारे मैनेजमेंट के लेवल्स है वो 3 टायर में होते थे। रिमेंबर, पहला आता था टॉप लेवल, फिर आता था हमारा मिडिल लेवल और लास्ट में आता था लोअर लेवल। टॉप लेवल में कौन रहते थे? जैसे कि डायरेक्टर्स, है ना, डायरेक्टर्स रहते थे, सीईओज वगैरह। मिडिल लेवल में कौन आते थे? मैनेजर्स वगैरह आ जाते थे, है ना। फिर लोअर लेवल में कौन आते थे? जैसे मान लो लीडर्स थे, ग्रुप लीडर्स हो गए, सुपरिटेंडेंट हो गए, तो ये सब आते थे हमारे लोअर लेवल के अंदर। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब ही यही है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो क्या होगा? हमेशा टॉप मैनेजमेंट के पास ही रहेगा। डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है कि किसके पास कितना अथॉरिटी जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो द राइट बैलेंस डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन साइज, नेचर एंड एनवायरनमेंट। तो ये जो पावर है, किसके पास ऑर्डर देने का कितना पावर है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है? इसको डिवाइड कर देता है कि कौन से लेवल में कितना अथॉरिटी होगा। क्लियर? वैसे तो टॉप लेवल के पास पूरा ही अथॉरिटी होता है ना। तो ये जो बैलेंस है कि किसके पास कितना राइट है ऑर्डर देने का, ये बैलेंस करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक परफेक्ट वर्किंग कंडीशन के लिए। नेक्स्ट इज स्केलर सेन। स्केलर सेन का मतलब होता है, देखो जो हमने ये वाला जो लेवल्स के बारे में हमने बात किया था कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, ठीक है, सब कुछ एक चेन में जुड़ा हुआ है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, जो टॉप लेवल पे है उनके पास हायर अथॉरिटी होंगे, मिडिल लेवल में इन बिटवीन होगा, लोअर लेवल के बीच एकदम लोएस्ट होगा। ठीक है, तो इन्हें जो है अथॉरिटी जो है एक डिग्री में डिवाइड किया गया कि टॉप लेवल के पास इतना, मिडिल के पास इतना, लोअर के पास इतना, तो सब कुछ एक चेन में बंधा हुआ है। ठीक है, तो फायोल ने क्या किया था और उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया था, इसको बोला था गैंग प्लैंक कॉन्सेप्ट, जो क्या करता है, अलाउिंग लेटरल कम्युनिकेशन बिटवीन पीयर्स टू स्पीड अप डिसीजंस विदाउट बाईपासिंग द चेन एंटायरली। तो गैंग प्लैंक बोला था फायोल ने इसको, जो क्या करते थे, कम्युनिकेशन मतलब डायरेक्ट जो भी मतलब ऑर्डर आया, जो भी इंस्ट्रक्शन आया, उनको क्या करते थे, डायरेक्ट पास ऑन करते थे, तो ताकि ये जो ऑर्डर है उनको पूरा चेन जो है, ये पूरा चेन जो है क्लियर करके ना आना पड़े, ऐसे डायरेक्टली कम्युनिकेट किया था लोअर लेवल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड everything in its place. Order applies to both material resources and human resources. A well-ordered workplace reduces waste, saves time and improves safety. Order का मतलब सब अपने जगह पे होना चाहिए, सब अपने वक्त पे जो भी उनका पर्टिकुलर काम है वो होते रहना चाहिए, तभी जाके बिजनेस क्या होगा, स्मूथली रन कर पाएगा। अगर जिसका जो मर्जी वही हो रहा है, जब जिसको आना है आ रहा है, जाना है जा रहा है, तब तो बहुत केओटिक हो जाएगा ना पूरा सीन, है ना। तो बिजनेस के अंदर जो है ऑर्डर होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी नेक्स्ट हम समझेंगे FW टेलर के बारे में, जिन्हें क्या क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। फायोल को क्या कहा जाता है, मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर, और टेलर को क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट के फादर। ठीक है, देखो उनका फुल नाम क्या था, फ्रेडरिक विंसलो टेलर,
1856 में बॉर्न हुए थे, 1950 में उनका डेथ हो गया था। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। एक कॉमन बात बताऊं, दोनों के दोनों इंजीनियर थे। एक था माइनिंग इंजीनियर, ये थे मैकेनिकल इंजीनियर, मतलब इंजीनियर ही पूरा बिजनेस चला रहे, है ना। उन्होंने क्या किया था, जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का सिस्टम था वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया था। ठीक है, पहले पहले वो एक स्टील कंपनी में काम करते थे। ठीक है, तो फिर उन्होंने देखा काम करते करते वो क्या हो गए, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। किससे, इनएफिशिएंसी से वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। ठीक है, वर्कर्स जो है वो मतलब डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के क्या करते थे, जितना कैपेसिटी है उससे भी कम काम किया करते थे। ठीक है, और मैनेजर्स जो है वो गैस वर्क पे ज्यादा डिपेंड करते हैं रादर देन डेटा। मतलब एक्चुअल में जो सिचुएशन है वो क्या नहीं करते थे, उनको वेरीफाई नहीं करते, उनको मतलब ध्यान नहीं रखते थे। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो अपने हिसाब से गैस करके उसका सॉल्यूशन निकाल देते थे। मतलब डेटा के ऊपर वो रिलायबल नहीं थे, ट्रू फैक्ट्स क्या नहीं करते थे, वो देखते नहीं थे। तो टेलर ने क्या किया, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिस्टम है उसको क्या किया, अप्रोच किया। जिसने क्या किया, रूल ऑफ थंब जो हमारा एक प्रोसेस था उसको रिप्लेस कर दिया, साइंटिफिकली क्या किया, रिप्लेस कर दिया। उनका जो बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911, ये मैनेजमेंट हिस्ट्री के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक बन गया। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करके ही बहुत सारे बाद में ऐसे प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस बनाए गए हैं। ठीक है, तो टाइलर का जो अल्टीमेट गोल था वो क्या था, मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। मतलब ऐसा नहीं है, टाइलर ये नहीं चाह रहा है कि एज ए मालिक सिर्फ मालिक ही बेनिफिट में रहे या फिर एज ए वर्कर सिर्फ वर्कर ही बेनिफिट में रहे, नहीं, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, हेल्दी बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो टाइलर ने ये इंश्योर किया था कि जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉई है दोनों हैप्पी रहे। ठीक है, he believed that when workers were more productive they could earn higher wages while companies earn higher profits। अगर एम्प्लॉयज ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे तभी तो एम्प्लॉयज को भी क्या मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगा। और अगर एम्प्लॉय प्रोडक्टिव हुए तभी जाके जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, वो भी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाएगा। तो ये क्या हो गया, विन विन हो गया दोनों तरफ से, दोनों खुश, मालिक भी खुश, वर्कर्स भी खुश। ठीक है, नेक्स्ट टेलर की जो 4 प्रिंसिपल्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, उनके बारे में हम अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के वो साइंस है, नॉट रूल ऑफ थंब है। जो हमारे ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस बेस्ड मेथड्स थे उनको क्या किया था, टाइलर ने रिप्लेस किया था एक सिस्टमेटिक मतलब साइंटिफिक सिस्टम लाके। ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या करते थे कि जो भी हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा सिचुएशन आ गया तो उसके ऊपर हम गैस वर्क नहीं करेंगे, पहले डेटा देखेंगे, हर एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे और फिर जाके एक प्रॉपर कैलकुलेटेड डिसीजन लेंगे। ठीक है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, क्या होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए। ठीक है, जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स है उनके बीच में हमेशा एक क्या होना चाहिए, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं। अगर तुम एज ए मैनेजमेंट अपने वर्कर्स से झगड़ते लड़ते झगड़ते रह गए तो हो गया बिजनेस का प्रॉफिट निकल गया उधर ही, है ना। बिजनेस में अगर हार्मनी बना रहेगा, एक हेल्दी रिलेशनशिप बना रहेगा, तभी वर्कर्स भी खुश रहेंगे। वर्कर्स अगर खुश रहेंगे तो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, तब बिजनेस का ही फायदा है। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो जो इंडिविजुअल कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड है ना, उनको कॉर्पोरेशन से इन्होंने क्या किया था, रिप्लेस कर दिया था। अगर हम एक दूसरे से कम्पीट करते रह गए तो जो हमारा एज ए ऑर्गेनाइजेशन गोल था उससे तो हम भटक जाएंगे, है ना। तो इसको रिप्लेस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन। तो जो हर एक मतलब वर्कर है उनको हमने क्या किया है अपने बिजनेस के अंदर, उनके वर्क एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करके ही हमने हायर किया। तो टाइम टू टाइम उनको ट्रेन करते रहना, उनके जो मतलब स्किल्स है उनको अपडेट करते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जाके क्या होगा, हम उनको मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएंगे, वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली फिर काम कर पाएंगे। तो डेवलप
करते रहना अपने एम्प्लॉयज को, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इनसाइड अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट इज टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो टेलर ने जो प्रिंसिपल्स बताए हमें, उन्होंने बस इसको मतलब प्रपोज ही नहीं किया था, पर कुछ ऐसे टेक्निक्स भी बताए हैं जिनको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, इन प्रिंसिपल्स को रियल वर्ल्ड में उनको हम अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसे कुछ टेक्निक्स उन्होंने बताए हैं। क्या क्या टेक्निक्स हैं? जैसे कि फंक्शनल फोरमैनशिप। तो फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है? टायलर ने प्रपोज किया कि ट्रेडिशनल जो सिंगल फोरमैन है उसको हम एक स्पेशलिस्ट फोरमैन से रिप्लेस करेंगे। फोरमैन मतलब वर्कर, मतलब एक वर्कर के जगह पे हम कितने वर्कर्स रखेंगे? एक स्पेशलिस्ट वर्कर्स हम रखेंगे। ठीक है। फॉर प्लानिंग स्पेशलिस्ट, कितने स्पेशलिस्ट होंगे प्लानिंग के अंदर? 4। मतलब वो क्या क्या काम करेंगे? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, क्लर्क का काम, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क आएगा, रूट क्लर्क आएगा और डिसिप्लिनेरियन आएगा। तो ये 4 हो गए आपके प्लानिंग स्पेशलिस्ट, जो क्या करेंगे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी काम होगा वो पहले से ही प्री प्लान करके रखेंगे। जो बाकी के 4 है वो क्या है? गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। तो ये सब क्या करेंगे? काम कैसे हो रहा है, ठीक टाइम पे हो भी रहा है क्या नहीं, है ना, स्पीड क्या चल रहा है, कहीं पे कुछ रिपेयरमेंट की जरूरत तो नहीं है, सब टाइम पे तो आ रहे हैं, काम कर रहे हैं या नहीं, ये सब कौन देखेगा? इंस्पेक्टर देखेगा। तो उन्होंने ये जो पूरा काम है एक इंसान के बजाय 8 लोगों के बीच में बांट दिया था, हर एक पोजीशन के लिए एक अलग अलग इंसान। तो तब वो क्या कर पाएंगे? पर्टिकुलर उनके पास जो भी ड्यूटी था उसके ऊपर ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या है? मेथड स्टडी में जो है सिस्टमेटिकली एनालाइजिंग हाउ अ जॉब इज परफॉर्म, ये जो है हमें क्या करना पड़ता है? ऑब्जर्व करना पड़ता है। ठीक है। सो एवरी मोमेंट टूल एंड सीक्वेंस इज एग्जामिन टू एलिमिनेट अननेसेसरी एक्शंस। तो हमें हर वक्त पे क्या करते रहना पड़ेगा? एग्जामिन करते रहना पड़ेगा कि कौन सा टूल कहाँ पे यूज हो रहा है, कौन सी सीक्वेंस में काम हो रहा है, ताकि क्या हो जाए, जो अननेसेसरी एक्शंस है वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। ठीक है। तो इसका मेन जो गोल है वो क्या है? टू रिड्यूस फैटिग, सेव टाइम एंड इम्प्रूव आउटपुट विदाउट इंक्रीजिंग एफर्ट। तो फैटिग मतलब वर्कलोड कम हो जाए, वर्कर्स का टाइम बच जाए, आउटपुट जो है वो इम्प्रूव हो जाए, और साथ ही साथ जो एफर्ट है वो कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट आए। ये तय करना किसका काम है? ये मेथड स्टडी प्रिंसिपल का काम है। ठीक है। प्रिंसिपल नहीं, टेक्निक का काम है। ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम एंड मोशन स्टडी। टाइम एंड मोशन स्टडी क्या है? जो टाइम स्टडी है वो ये डिटरमाइन करता है कि द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क यूजिंग अ स्टॉप वॉच। तो टाइलर क्या करते थे कि एक पर्टिकुलर काम को फिनिश करने में कितना टाइम लग रहा है, कितना वक्त लग रहा है, वो एक स्टॉप वॉच लेके मतलब देखते थे। ठीक है। मोशन स्टडी क्या है? अभी मोशन स्टडी में ये एनालाइज किया जाता था कि द बॉडी मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स टू एलिमिनेट वेस्टफुल मोशंस। तो बॉडी मूवमेंट जो है वर्कर्स की, उनको ऑब्जर्व किया जाता था ताकि वो कम से कम मतलब ऐसे मतलब कुछ भी मतलब मूव ना करे, और टाइम जो है वो कम से कम वेस्ट हो, और जो मोशन है वो कम से कम वेस्ट हो। ठीक है। तो एक साथ आके इन दोनों ने क्या किया था? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसा रियलिस्टिक मतलब टूल बना दिया था, जो क्या करता था, जो परफॉर्मेंसेस है, परफॉर्मेंसेस का एक स्टैंडर्ड बेस बनाता था। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन क्या हुआ? देखो, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि एक ऐसा बेंचमार्क बनाना है। किसके लिए बेंचमार्क? फॉर टूल्स, इक्विपमेंट, मटेरियल्स एंड वर्क मेथड। ठीक है। जो क्या करेंगे, कम वक्त में हम अपने एम्प्लॉयज को यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एक मतलब टॉप नॉच का टेक्निकल हमारे पास क्या होना चाहिए? टूल होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, तभी जाके तो आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि बदलते वक्त के साथ साथ आपको भी अपडेट होते रहना पड़ेगा। पुराने जमाने का मशीन अगर आज भी यूज कर रहे हो बिजनेस के अंदर तो बेनिफिट नहीं होगा ना, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमें खुद को भी अपग्रेड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो ये हो गए हमारे टेक्निक्स, 4 टेक्निक्स। कितने टेक्निक्स? 4 टेक्निक्स। क्लियर?
अभी आते हैं हम कंक्लूजन के ऊपर कि ये जो पूरा चैप्टर है बेसिकली इसका समरी क्या है, कंक्लूजन क्या है, इससे हमने क्या सीखा, ठीक है। हेनरी फायल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर laid the intellectual foundations of modern management। इन दोनों ने ही आज के ज़माने में जो हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जो भी अप्लाई करते हैं, उनके क्या रखा है, पूरा जो बेस है उन लोगों ने क्रिएट करके रखा हुआ है। Though they work independently and approach management from different angles, their ideas are complementary, not contradictory। मतलब दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू थे, पर्सपेक्टिव थे, वो कम्प्लीमेंट्री थे, मतलब एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते थे, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं थे, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं थे, ठीक है। टुगेदर दे क्रिएटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क दैट स्टिल गाइड्स बिजनेस, एजुकेशन एंड प्रैक्टिस टुडे। तो एक साथ अगर हम इन दोनों के जो प्रिंसिपल्स है, इन दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इनको अगर मिला दे तो आज भी क्या है, एक ऐसा परफेक्ट स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है जो आज भी बिजनेस मैनेजमेंट को गाइड करता है, ठीक है। तो फायल का लेगेसी यहाँ पे लिखा हुआ है, टेलर्स का भी लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हम समझते हैं हमें इससे क्या सीख मिला, ठीक है। मॉडर्न मैनेजमेंट कंबाइंस बोथ अप्रोचेस, दोनों अप्रोचेस को हमें आज के जमाने में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यूजिंग फायल स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल टू डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइलर्स टेक्निक्स टू ऑप्टिमाइज ऑपरेशन। फायल के जो स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल है उनको हम क्या कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं, और जो टेलर के दिए हुए क्या है हमारे पास टेक्निक्स है, उनको यूज करके हम जो ऑपरेशंस है उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएंगे, ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को अच्छे से समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। क्लास 12 BSc का ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आई होप आप लोगों का जो ये आज हमने वीडियो में जितना भी डिस्कशन किया प्रिंसिपल्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर देना। जल्दी ही मिलेंगे अगले और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप जर्नलिफाइंग।